नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सिंह डागर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी मस्तिष्क मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, असामयिक होने वाली मौतें हम सभी इंसानों को कहीं ना कहीं दुखी करती हैं, परेशान करती हैं और हिलाती हैं। अभी हमने देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखा कि कोरोना की वजह से होने वाली असामयिक मौतों की वजह से हम सब लोग किस तरीके से परेशान रहे, दुखी रहे, अपसेट रहे और आतंकित रहे। दोस्तों, हमारे देश में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है और टोबैको की प्रोडक्ट की वजह से हमारे देश में कितनी डेथ हो रही हैं, कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, ये आज किसी से भी छुपी नहीं है। दोस्तों, असामयिक होने वाली मौतों को अगर देखा जाए तो पूरे संसार में टोबैको असामयिक मौत होने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। दोस्तों, इसी संदर्भ में भारत सरकार ने भी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया हुआ है और इसी संदर्भ में अभी मैं कुछ सेशंस ले रहा था तो मेरे से रिक्वेस्ट आई कि सर आप इनको आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी डालो, जिससे कि हमने सुना है हम और लोगों को भी सुना सकें। इसी संदर्भ में आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कोरोना लगभग 1 साल होने को आया है। हमारे देश में लगभग 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। तब से लेके अब तक लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा कोरोना की वजह से, और झेलना डेफिनेटली पड़ना ज़रूरी भी था। लॉकडाउन भी हुआ, बहुत सारी परिस्थितियां बदली, बहुत सारी स्थितियां बदली, लोगों की विचारधारा बदली, लाइफ स्टाइल बदली, बहुत कुछ बदल दिया कोरोना ने। लेकिन दोस्तों, अगर गहराई से देखा जाए तो अभी तक हमारे देश में कोरोना से लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पूरे संसार में लगभग 21 लाख लोग कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हालांकि कुछ और तकलीफ़ें भी हुई हैं, कईयों को और बीमारियां भी हुई हैं, कईयों को और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है किसी बीमारी की डेथ रेट ही सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली होती है और सबसे ज़्यादा सजग और सचेत करने के लिए हमको डेथ रेट का ही देखना होता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए गहराई से तो कोरोना की वजह से तो पूरे संसार में केवल और केवल 21 लाख मौत हुई है 1 साल में, लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों ने कोरोना को हराने के लिए कितने एक्शन लिए। आज हम देख सकते हैं कि हर कोई कोरोना से बचने के तरीके बताने लग गया था। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कौन से मसाले खाने चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, अदरक खानी चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, इतना घूमना चाहिए और इतना दूर रहना चाहिए। आज हमने देखा था कि लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी कोरोना का सलाहकार बन चुका था और वो बहुत अच्छी बात भी थी, क्योंकि लोग कोरोना के लिए सजग हो रहे थे और दूसरों को सजग कर रहे थे और इस तरीके से हमने कोरोना पर लगभग विजय प्राप्त कर ली और कोरोना का भय भी लगभग जा चुका है, कोरोना का वैक्सीन भी बन चुका है और लगभग कोरोना से अब इतनी मौतें मेरे को नहीं लगता इतनी होने वाली हों। तो कोरोना का जो आतंक था लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो टोबैको है उसका आतंक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट का यानी तंबाकू से संबंधित जितने भी नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सभी का आतंक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उल्टा और भी बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़ों की हम मानें तो पूरे संसार में हर साल लगभग 80 लाख लोग टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट की वजह से यानी तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी कि कोरोना ने तो मारा केवल 21 लाख को, लेकिन टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट ने 80 लाख लोगों को पिछले साल मार दिया और इनमें से लगभग 9 लाख के आसपास हमारे देश में जाने गई हैं। तो अगर देखा जाए, इनको अगर
बांटें, हम डिवाइड करें तो हर 4 सेकंड में पूरे संसार में एक जने ने अपनी जान खोई है तंबाकू जनित उत्पादों की वजह से। यानी मैंने अभी बात करना चालू किया है, 5 मिनट हुए हैं, 5 मिनट में ही 6 × 5 = 30, यानी 15 × 4 = 60, 60 लोग मर चुके हैं, 60 लोग मर चुके हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ कोरोना से तुलना करें, अगर इतनी स्पीड कोरोना की वजह से जान जाने की होती तो हम लोग कोरोना के लिए कितना और सजग हो चुके होते। शायद हम घर वालों से भी हाथ मिलाना, घर वालों से भी शायद हम 5-5 मीटर की दूरी बनाने लग गए होते अगर इतनी डेथ होती तो। हमारे देश में भी देखें तो हर 1 मिनट में 2 मौत तंबाकू जनित उत्पादों की वजह से हो रही हैं। यानी अभी 6 मिनट होने वाले हैं और इतनी देर में 12 लोग हमारे देश में तंबाकू की वजह से मर चुके हैं। तो दोस्तों, डराने के लिए तो आंकड़ा काफ़ी है, लेकिन डरने से काम नहीं चलता। जैसे कोरोना से डरो नहीं, बचाव करो, वैसे ही तंबाकू से डरो नहीं, बचाव करो। और बचाव कैसे करें, क्योंकि कोरोना के बारे में तो सब लोग बता रहे थे, तंबाकू के बारे में तो कोई बताता भी नहीं है। तंबाकू के बारे में कौन बताएगा? देखा जाए तो हम डॉक्टर लोग भी नहीं बताते हैं। डॉक्टर की बात तो छोड़ो, हम साइकेट्रिस्ट लोग भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमको भी लगता है कि यार इसको छुड़ाना इतना आसान तो है नहीं, लोग इसको छुड़ाने के लिए आते भी नहीं हैं, आते भी हैं तो बस यही पूछने आते हैं, हाँ साहब तंबाकू छुड़ाने के लिए क्या ले लो। फीस दे के दिखाने वाले इसमें बहुत कम होते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और डेफिनेटली हमारे देश में मानसिक रोग विशेषज्ञों की बहुत कमी भी है, तो मानसिक बीमारियों का इलाज कर लें या और बड़े नसों का इलाज कर लें, वही काफ़ी है। तो इस वजह से तंबाकू पे हम ज़्यादा ध्यान वास्तव में नहीं दे रहे हैं। लेकिन धन्यवाद हमारी भारत सरकार का, जिसने ये प्रोग्राम चालू किया। और प्रोग्राम क्यों चालू किया, अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आज से लगभग 15 साल पहले 30% बच्चे 12वीं क्लास तक तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज़ करते थे। यानी 30% बच्चे तंबाकू संबंधित कोई ना कोई चीज़ उपयोग करते थे, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे हुक्का हो, शीशा हो, इस टाइप की चीज़ें यूज़ किया करते थे। और उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट में उन्होंने वहाँ पर पॉलिसी बनाई और टीचर्स को इन्वॉल्व किया, स्कूल टीचर्स को एजुकेट किया कि भाई देखो ये सारी चीज़ें, डॉक्टर्स इतने हमारे पास नहीं हैं, टीचर्स को अगर हम बताएं और टीचर हर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम करें, टीचर्स बताएं कि भाई इससे क्या नुकसान है, इसका नशा कैसे लगता है, लत कैसे लगती है इसकी, तो टीचर्स को इन्वॉल्व करके उन्होंने एक्शन लिया और टैक्स बढ़ाया, तंबाकू प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया, बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया और उनकी अवेलेबिलिटी स्कूल्स कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर कर दी। तो वहाँ पर लगभग 50% कमी आ गई है पिछले 10-12 साल के अंदर। सो दोस्तों, शायद हमारी देश की सरकार भी इसी से कुछ सचेत हुई है, इससे प्रेरित हुई है और उन्होंने एक्शन लेना चालू किया है। हमारे देश में शायद प्रॉपर इतना काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसी संदर्भ में मैंने सोचा, टीचर्स ने, प्रिंसिपल साहबों ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब आप एक डालो जिससे हम और टीचरों को बता सकें। तो इसी संदर्भ में और आगे बताने वाला हूँ मैं। तो डरने के लिए काफ़ी है। संसार में हर 4 सेकंड में एक जना तंबाकू की वजह से मर रहा है और देश में हर 1 मिनट में 2 जने तंबाकू की वजह से मर रहे हैं। अमेरिका सुधर रहा है लेकिन हमारा देश बिगड़ रहा है। अमेरिका में ये नशा कम होता जा रहा है लेकिन हमारे देश में ये नशा और भी बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता किस में जा रहा है? बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, खासकर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो दोस्तों, इसके लिए हम सबको ही मुहिम चलानी होगी, हम सबको ही इसके लिए एक्शन लेना होगा। एक्शन क्यों लेना होगा? क्योंकि कहा जाता है कि ये खुद भी एक बीमारी है। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं मानते कि बीमारी है। भाई बीमारी कैसे है? बीमारी हम कैसे मान लें इसको? बीमारी ऐसे थोड़ी होती है, ये तो आदमी की मर्जी है, ये तो आदमी का शौक़ है, आदमी की मौज है, ये तो आदमी की आदत है, ये तो आदमी की कमज़ोर विल पावर है। इसको हम बीमारी कैसे मानें? सो दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों का कारण तो है ही, लेकिन ये खुद भी एक बीमारी है। अभी सब लोग कोरोना के बारे में सब बहुत कुछ जानते हैं और कोरोना एक हॉट टॉपिक भी है, तो हम इसकी तुलना करते हैं कोरोना से। मीन्स जैसे कि
कोई भी बीमारी होती है उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी होता है, एक कारक, एक होस्ट और एक माहौल। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। जब तक ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ भी नहीं होती है तब तक बीमारी नहीं हो सकती। यानी किसी भी चीज़ को हम बीमारी तभी बोलते हैं जब वो तीन चीज़ अंदर हो, यानी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट यानी कारक, यानी बीमारी का कारक। अगर हम कोरोना देखें तो कोरोना बीमारी यानी कोविड की जो बीमारी है उसका कारण होता है कोरोना वायरस। और होस्ट होता है इंसान का शरीर, यानी जीवित इंसान का शरीर। किसी वस्तु में तो कोरोना होता नहीं है, किसी मशीन में भी कोरोना नहीं होता, और मरे हुए इंसान को भी कोरोना नहीं होता, तो जीवित व्यक्ति। और तीसरा है माहौल। माहौल यानी वातावरण, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। यानी कोरोना ऐसे ही तो नहीं फैलता, कोरोना के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर टच चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, स्प्रेड होने के लिए माहौल चाहिए, एक नज़दीकी चाहिए, तब जाके कोरोना फैलता है। अदरवाइज कोरोना भी नहीं फैल सकता। कोरोना जैसे चाइना से अगर इधर उधर नहीं फैलता, उसको माहौल नहीं मिलता, तो पूरी दुनिया में फैलता ही नहीं। वैसे ही इसकी तुलना अगर हम टोबैको से करें, टोबैको या कोई भी नशा, तो टोबैको के अंदर एक चीज़ होती है निकोटीन, जिसकी वजह से इंसान उसका गुलाम बनता है या उसका एडिक्ट बनता है। सो दोस्तों, टोबैको जो है, तम्बाकू, वो इसका हो गया एजेंट, और होस्ट हो गया इंसान, और एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट यानी माहौल। यानी कैसा माहौल? जहाँ पर तम्बाकू उपलब्ध है, जहाँ पर तो लोग तम्बाकू का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम किसी ऐसे देश में जाएं जहाँ पर तम्बाकू है ही नहीं, हम ऐसे ग्रह पर जाएं वहाँ पर तम्बाकू है ही नहीं, और वहाँ पे बाहर से भी कोई ले जा नहीं सकता, या बाहर से कोई लेके नहीं गया, तो वहाँ पर कोई तम्बाकू का एडिक्ट नहीं मिल सकता हमको। वैसे ही अगर कहीं पे कोरोना नहीं है तो वहाँ पर कोरोना नहीं हो सकता। तो एजेंट का वहाँ पर सबसे पहले तो होना ज़रूरी है, दूसरा उसके शरीर के अंदर एंटर होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोरोना तो इतने लोगों के अंदर घुसा, हो सकता है मेरे अंदर भी गया होगा, ज़रूर गया होगा। मैं 99% श्योर हूँ कि कोरोना वायरस मेरे अंदर भी एंटर हुआ होगा। और मेरे अंदर ही नहीं, आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 1/3 जनता के अंदर तो कोरोना वायरस हमारे देश में एंटर हो ही चुका है। लेकिन कोरोना सबको तो नहीं हुआ। कोरोना किसको हुआ? उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, ऐसी वजह थी कि कोरोना वायरस गया और उनको बीमार कर दिया। यानी कि कोरोना वायरस शरीर के अंदर तो घुसा, लेकिन लगभग 50% लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ, छींक भी नहीं आई, पता भी नहीं चला। कोइंसिडेंटली कभी चेक किया तो पता चला कि भाई ये तो, इसको तो कोरोना वायरस हो चुका है, यानी कोरोना हो चुका है। सो दोस्तों, कोरोना वायरस तो घुसा लेकिन कोरोना हुआ नहीं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार थे। यानी कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनको कोई और बीमारी नहीं थी, जिनको डायबिटीज़ नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, ओबेसिटी नहीं थी, जो ओल्ड एज के नहीं थे, या जो बच्चे नहीं थे, या फिर जिनको कोई लंग्स की और कोई बीमारी नहीं थी, क्रोनिक इलनेस, या फिर कोई स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे थे, या HIV नहीं था, ऐसे लोगों को कोरोना बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं आए। या फिर जिनके अंदर कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई ऐसा फैक्टर भी नहीं था, लेकिन कोरोना वायरस की डोज बहुत ज़्यादा चली गई, यानी कोरोना वायरस की मात्रा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गई, तो उनके अंदर कोरोना हो गया था, चाहे उनका शरीर एकदम मजबूत था। वैसे ही दोस्तों, टबाको रिलेटेड प्रोडक्ट तो इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग लेते हैं, कितने लोगों ने चेक किया होगा। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं खुद भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट कई बार यूज़ कर चुका था, लेकिन मैं तो एडिक्ट नहीं बना। तो मेरे अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे। यानी तम्बाकू लेते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग एडिक्ट नहीं बनते, उनके अंदर भी कुछ न कुछ तो फैक्टर होते होंगे। और वो फैक्टर ज़्यादातर मानसिक होते हैं, यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। हालांकि साइकोलॉजी अकेली नहीं होती, साइकोलॉजी के पीछे केमिस्ट्री होती है, ब्रेन की केमिस्ट्री होती है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसी वजह से इस ब्रांच को हमारी को साइकियाट्री बोलते हैं, यानी कि साइकोलॉजी की केमिस्ट्री, यानी साइकोलॉजी का रसायन, यानी हमारे व्यवहार और हमारे सोच के पीछे जो रसायन होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सो दोस्तों, जिनके अंदर
नशे के रसायनों से होने वाला जो आनंद आता है, उस आनंद के रसायन पहले से ही अगर कम है, नशे की वजह से आदमी जो रिलैक्स होता है, कंफर्टेबल होता है, एट ईज होता है, तंबाकू लेने के बाद जो अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उसकी नींद कम होती है, वो रसायन जिनके अंदर अगर कम है और वो इंसान अगर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लेता है तो उसको एकदम से अटेंशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसका मूड एलिवेट होता है, उसको कंफर्टेबल फील करता है, उसका हेडेक दूर हो जाता है, उसकी नींद गायब हो जाती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। सो दोस्तों, इस टाइप के रसायन की अगर किसी के अंदर कमी है पहले से ही और वो अगर नशा करता है तो वो कुछ ही दिनों में उसका एडिक्ट बन सकता है, क्योंकि नशा लेते हैं। निकोटीन के लिए कहा जाता है कि निकोटीन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन प्योर फॉर्म में। हम लोग प्योर फॉर्म तो ले नहीं सकते, प्योर फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है इसकी, हालांकि हम इलाज में कई बार यूज़ करते हैं, वो प्योर फॉर्म होती है हमारे पास। तो प्योर फॉर्म इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन हम उसको किस तरीके से लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम कैसे लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ। जैसे कि मेरे को 5 ग्राम चीनी खानी है और चीनी मेरे को खाना ज़रूरी है, चीनी की मेरे को आदत है, या चीनी की मेरे को ज़रूरत है, या चीनी खाना मेरी मजबूरी है। और उस चीनी को एक मेरे हॉस्पिटल के जो कचरा का डब्बा है, उस कचरे के अंदर 5 ग्राम चीनी को डाल दिया और उस 5 ग्राम चीनी को खाने के लिए अब बोल दिया गया कि भाई अब ये पूरा कचरा भी खाना पड़ेगा साथ में। सो दोस्तों, निकोटीन के लिए इंसान वो सारा कचरा भी खाता है। यानी एक सिगरेट का अगर देखा जाए तो लगभग 8,000 टाइप के केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। उनमें से 600 टाइप के केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजन है, यानी कैंसर कर सकते हैं। यानी वो सब कचरा है, वो गंदगी है। एक टबैको के और जो आते हैं, गुटखा आते हैं, खैनी आते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स पाए गए हैं जो कैंसर भी करते हैं। सो दोस्तों, डायरेक्ट टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो किसी इंसान की साइकोलॉजी में ये चीज़ है जिसकी विल पावर कमज़ोर है, जिसकी साइकोलॉजी वीक है, जो अपनी ज़िंदगी से कम प्यार करता है, जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, जो मरने से डरता नहीं है, जो बीमारियों से भी नहीं डरता है, वो लोग कई बार ऐसा करते हैं। और शुरू में तो वो करते हैं शौक़ के लिए, मौज के लिए, आनंद के लिए, कंफर्ट के लिए, रिलैक्स होने के लिए, लेकिन धीरे 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 वो उनकी लत बन जाती है। ये बाद में मैं बताऊंगा, 2 मिनट का टाइम इसके लिए अलग से लूँगा। सो दोस्तों, ऐसे लोग नशेड़ी बनते हैं और फिर नशेड़ी बन जाते हैं तो उनका फिर छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारी तो है ही, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। मैं ये कहा करता हूँ कि हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स की ब्रेड बटर है ये। कैसे? अगर देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी साइकोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरोलॉजी यानी न्यूरोफिजिशियन वाला, ईएनटी यानी नाक कान गले के कैंसर, डेंटिस्ट्री यानी ओरल, यहाँ पर दांत खराब हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, जीभ खराब हो जाती है, छाले हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है। नीचे अगर हम एक एक अंगों को लें तो हम सबसे पहले तो इंसान की साइकोलॉजी वीक होने लगती है। अगर वो नशा करने लगता है तो हीन भावना कहीं ना कहीं आने लगती है, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिपेंडेंस आने लगती है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ, कहीं ना कहीं एक कि मैं, जैसे बच्चा कोई चोरी करता है उसको डर लगता है, वैसे ही शुरू में जब कोई चुपके नशा करता है तो उसको कहीं ना कहीं डर और एक घबराहट होने लगती है और उसको एक ग्लानि होने लगती है, उसको कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है, वो परेशान रहने लगता है और उस परेशानी की वजह से, उस परेशानी को दूर करने का उसको एक ही सहारा लगता है, एक ही इलाज मिलता है उसको कि चलो और ले लेते हैं। अब टेंशन हो रहा है, चलो और स्मोकिंग कर लेते हैं, टेंशन हो रहा है, चलो और तंबाकू खा लेते हैं, टेंशन हो रहा है और बीड़ी पी लेते हैं। तो सबसे पहले तो मानसिक बीमारियां होने लग जाती हैं। हालांकि इससे कोई और बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन ये एक कई बार एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का कारण भी माना गया है इनडायरेक्टली। दूसरा है न्यूरोफिजिशियन से रिलेटेड इलनेस, यानी ब्रेन की इलनेस। ये होती हैं लकवा, यानी ब्रेन में क्लॉट बन जाते हैं, ब्रेन के अंदर कैंसर भी हो जाता है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक मरीज़ देखा था जिसके अंदर ब्रेन में कोई इतना बड़ा ट्यूमर था और पूछा उससे मैंने कि भाई क्या वजह रही, तो उसका असेस किया हमने, तो उसके अंदर चेस्ट के अंदर भी एक
ट्यूमर था और चेस्ट का ट्यूमर का कुछ पार्ट ब्रेन के अंदर चला गया था, यानी मेटास्टेसिस उसको बोलते हैं। खैर, न्यूरोफिजिशियन से रिलेटेड बीमारी हो गई। देन ईएनटी से रिलेटेड बीमारी हो गई। ईएनटी यानी नाक कान गले से संबंधित। कई बार जैसे कोई स्निफ करते हैं नाक से, उनकी नाक के अंदर एलर्जिक हो सकती है। गले में कईयों के खराश रह सकती है, गले में खुश्की रह सकती है, और गले के कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण तंबाकू माना गया है। देन हो गया डेंटिस्ट्री, यानी दांतों की बहुत सारी बीमारियां, मुंह की बीमारियां, मुंह के अंदर छाले, जबड़े के अंदर छाले, जबड़े के अंदर कैंसर, इन सब का भी बहुत बड़ा कारण है। नीचे देखा जाए तो हमारा पेट, यानी हमारी आहार नाल से संबंधित बीमारियां। तंबाकू की वजह से हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है, एसिडिटी की बीमारी बनती है, और उसकी वजह से नीचे अल्सर भी हो सकते हैं पेट के अंदर। हमारा डाइजेशन भी ख़राब होने लगता है, और हमारे कोलन के अंदर भी प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर तंबाकू नहीं लेते हैं तो लोगों को फिर कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, यानी फिर बिना तंबाकू लिए वो सुबह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। तो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी गड़बड़ हो गई, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के मरीज भी बन गए। फिर होता है हमारा हार्ट रिलेटेड बीमारियां। हार्ट के लिए तो तंबाकू बिल्कुल जहर माना गया है, यानी तंबाकू लेने वालों को हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तंबाकू लेने वालों का ब्लड होता है वो भी गाढ़ा होता है, और तंबाकू लेने वालों का देन आ गया लंग्स, यानी चेस्ट फिजिशियन की बीमारियां। तंबाकू लेने वालों के लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, लंग्स के अंदर कचरा यानी धुआं जमा होने लग जाता है, लंग्स काले पड़ने लग जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स की ऑक्सीजनेशन की और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी कम होने लग जाती है, हमारी वाइटल कैपेसिटी कम होने लग जाती है। और इसकी वजह से हमारे शरीर की एक एक कोशिका को जो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर के अंगों को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन लंग्स सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा शरीर वीक होने लगता है, शिथिल होने लगता है, स्टेमिना कम होने लगता है, लंग्स भी कमज़ोर होने लगते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, और कैंसर भी हो जाता है। तो लंग्स की बीमारियां भी हो गई। देन हो गया हमारा ब्लड वेस्कुलेचर सिस्टम है, यानी हमारी रक्त वाहिनियाँ जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं उनकी सिकुड़ने लग जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से हार्ट पे भी दिक्कत आती है, और रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ने की वजह से ब्रेन की याददाश्त कम होने लगती है, और चेहरे की ग्लो भी कम होने लगता है, शरीर का ग्लो भी कम होने लगता है, और हमारे पैरों की और लिंग की जो पतली पतली रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके सिकुड़ने की वजह से कई बार पैरों में नसें ब्लॉक हो जाती हैं, पैर की उंगलियों में गैंग्रीन हो जाता है, उनको काटना पड़ता है। दूसरा, लैंगिक समस्याएं अगर देखें तो इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है, सेक्सुअल डिजायर भी कम होने लगती है, और एक किडनी रिलेटेड बीमारियां भी कुछ होती हैं। हालांकि वो एक दिन में नहीं होती, लगातार लेते हैं तो देखा गया है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनता है इसकी वजह से, ज़्यादा टोबैको लेने से, और उसकी वजह से डाईयूरेसिस कम होता है, यानी यूरिन का प्रोडक्शन कम होता है। यूरिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से अगेन बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। टोबैको अपने आप में ही एक टॉक्सिन हो गया, वो खुद टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा होने लगता है, और शरीर में से टॉक्सिन को निकलने भी नहीं देता है, तो दोहरी मार करता है। सो दोस्तों, इतने सारे डॉक्टरों के आप मरीज बनने की संभावना होती है अगर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं तो। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो शौक के लिए करते हैं, मौज के लिए करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, लेकिन हमारा शौक कब हमारी आदत बन जाती है, कब हमारी लत बन जाती है, कब हमारी मजबूरी बन जाती है, हमको पता नहीं चलता। शुरू में हम लोगों को लगता है कि क्या है यार, कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी छोड़ देंगे, कोई बड़ी चीज़ है क्या, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं कभी भी छोड़ दूँगा इसको। लेकिन दोस्तों, अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये डायरेक्टली हमारे रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करता है। रिवार्ड सिस्टम आपने शायद नाम सुना हो। हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवार्ड सर्किट होता है, हमारे एक लोब होता है, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, इसके बीच में होता है। तो रिवार्ड सिस्टम का काम होता है हमको आनंद देना, हमको खुशी देना, हमको मज़ा देना। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम सब लोगों को किसी न किसी काम में मज़ा आता है। अगर देखा जाए तो हमको कहीं ना कहीं हर जगह मज़ा आ रहा होता है, हालांकि उस मज़े के लिए हम अवेयर नहीं होते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
एक बार हम डॉक्टर्स बैठे हुए थे और वहाँ पे डिस्कस चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे अपनी अपनी कि यार मज़ा तो तब आए, मज़ा तो तब आए, मज़ा तो तब आए। फिर मेरे से पूछा गया, कर यार डॉक्टर डागुर से पूछो, ही इज़ एक्सपर्ट और इनकी ओपिनियन लो। मेरे से पूछा, मैंने कहा सर 2 मिनट मेरे को सोचने दो। मैंने कहा कि सर देखा जाए तो मज़ा किसी चीज़ का गुलाम नहीं है। कि हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा राइट। मैंने कहा अगर मज़ा देखा जाए तो हर जगह हर काम में हर इंसान को आ रहा होता है। क्या कैसे, ऐसा कैसे? मैंने कहा सर एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही भले ही वो रोता है लेकिन उसको मज़ा आता है, घर वालों को भी मज़ा आता है। बच्चा जब पहली बार दूध पीता है उसको मज़ा आता है। बच्चा पहली बार जब बोलता है, चलता है, खेलता है, उठता है, दौड़ता है, भागता है, सीढ़ी चढ़ता है, कपड़े पहनता है, बटन लगाता है, जूते पहनता है, हर काम में उसको मज़ा आता है। पहली बार जब गाता है, हंसता है, हर चीज़ में उसको भी मज़ा आता है और सबको मज़ा आता है। हाँ या ना? हाँ सब बिल्कुल आता है मज़ा, राइट। तो उसको मज़ा हर एक्ट में आ रहा होता है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हम उसको सिखा देते हैं कि नहीं भाई देख, तू पास हो गया ठीक है, बट हमको मज़ा तब आएगा जब तू उससे ज़्यादा नंबर लाएगा। तू चल सकता है लेकिन जब तू ऐसे चलेगा, उसकी तरह चलेगा या हमारी तरह चलेगा तब मज़ा आएगा। तू खाना खा लेता है लेकिन खाना इस तरीके से खाएगा, उसकी तरह खाएगा तब मज़ा आएगा। तू गाता भी है लेकिन उसकी तरह गाएगा तब मज़ा आएगा। तू दौड़ता भी है उसकी तरह दौड़ेगा तब मज़ा आएगा। तू चलता है अच्छा है लेकिन वो उसकी तरह चलेगा तब मज़ा आएगा। तो कालांतर में एक बच्चे के अंदर, एक दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है कि भाई मज़ा तो तब आएगा जब तू उसके जैसे करेगा या हमारे कहे के हिसाब से कहेगा, और उसी दिन से इंसान का मज़ा ख़त्म हो जाता है। उसी दिन से उसका मज़ा कंडीशनल हो जाता है। जो मज़ा हमको हर चीज़ में आ रहा है, मैं कहा करता हूँ कि भाई आप देखो, आपकी सांस चल रही है, आपको मज़े का आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप 1 मिनट के लिए सांस रोक के देखो और फिर आप सांस लो और फील करो कितना मज़ा है। आप पानी पीते हो, यूजुअली मज़ा नहीं आता, लेकिन आप 3 घंटे प्यासे रह के देखो, फिर पानी पियो और उस मज़े को फील करो। आप खाना खाते हो, मज़ा नहीं आता, लेकिन आप 6 घंटे भूखे रहो, एक दिन उपवास करो, फिर आप खाना खाओ, देखो कितना मज़ा आता है। लोगों को सोने में मज़ा नहीं आता, रिलैक्स करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन आप 6 दिन लगातार काम करो, फिर एक दिन आप रिलैक्स करो, देखो कितना मज़ा आता है। सो दोस्तों, हमारी सिंपल चीज़ों में हमको मज़ा आ रहा होता है, लेकिन हम उसके लिए अवेयर नहीं रहते। हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते कि हमको मज़ा आ रहा है। खैर, सो दोस्तों, ये जो मज़े का सर्किट है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, खासकर डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, और वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं हमारे हर एक्शन के बाद। हमारे हर एक्शन के बाद, चलने के बाद, घूमने के बाद, बोलने के बाद, दौड़ने के बाद, भागने के बाद, खाने के बाद, पीने के बाद, सेक्स के बाद, हर चीज़ के बाद, पास होने के बाद, जीतने के बाद, इनाम मिलने के बाद, सम्मान मिलने के बाद, एप्रिसिएशन मिलने के बाद, रिवार्ड मिलने के बाद, पेमेंट मिलने के बाद, तनख्वाह मिलने के बाद, हर चीज़ के बाद हमारे ब्रेन के अंदर, उस रिवार्ड सर्किट के अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब क्या होता है, ये जो नशे से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जैसे हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, ये हमारे ब्रेन पर अटैक करती हैं, ब्रेन के अंदर पहुंचती हैं, और ब्रेन के अंदर जो रिवार्ड सर्किट होता है, उस रिवार्ड सर्किट के अंदर वही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा देती हैं। और आप भी देखिए कि अगर हमको 5 किलोमीटर चलने के बाद मज़ा आता है, वही मज़ा अगर हमको 2 कस लगाने के बाद आ जाए, तो हम कौन से बेवकूफ़ हैं जो हम 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। ये तो हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, हम जानते हैं, हम भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य के बारे में कुछ संभावनाएं जता सकते हैं, इस वजह से हम करते हैं। अदरवाइज हर इंसान का दिमाग यही कहेगा कि भाई 2 सेकंड में मज़ा लेना, 2 घंटे क्यों इंतज़ार कर रहा है, 1 साल क्यों पढ़ाई कर रहा है, डायरेक्ट मज़ा लेना। क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों जीतने के लिए 4 साल तैयारी कर रहा है, क्यों इनाम पाने के लिए इतनी तैयारी कर रहा है, क्यों किसी को हराने के लिए इतनी तैयारी कर रहा है, डायरेक्ट नशा कर। तो जिनका रिवार्ड सर्किट ऐसा होता है,
कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी फट से वो आदत लगने की संभावना होती है उनके अंदर। तो ऐसे लोग जब भी कोई नशा करते हैं, उनका रिवार्ड सर्किट फटाक से उनके ऊपर हावी हो जाता है, और फिर वो कहता है कि भाई डायरेक्ट मज़ा दे, डायरेक्ट आनंद दे, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करवा रहा है, क्यों परेशान करवा रहा है, क्यों फालतू में सुबह सुबह उठवा रहा है, क्यों दौड़वा रहा है, क्यों इतनी पढ़ाई करवा रहा है, क्यों मेहनत करवा रहा है, डायरेक्ट मज़ा लेना। सो दोस्तों, ऐसे लोग फिर नशे को बार बार यूज़ करते हैं, और बार बार यूज़ करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो रिवार्ड सर्किट है वो मजबूत होने लग जाता है। देखा जाता है ना, हाथ में कई बार जैसे मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, अगर ये मेरे दोनों हाथ हैं, मैं एक हाथ की मसल्स की तो एक्सरसाइज करूँ और एक की नहीं करूँ, तो धीरे धीरे डेफिनेटली जिसकी एक्सरसाइज करूँगा, जिसका मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वैसे ही ब्रेन जिनका बार बार नशा यूज़ करके ब्रेन के अंदर वो पर्टिकुलर सर्किट बनता है, और वो पर्टिकुलर सर्किट इतना मजबूत होता जाता है, इतना मजबूत होता जाता है, इतना मजबूत होता जाता है कि जो नेचुरल रिवार्ड सर्किट है वो उसके कंपैरिजन में बहुत वीक हो जाता है, और फिर वो जो मजबूत है उसी की चलती है। फिर वो मजबूत आपको इतना कमज़ोर कर देता है, फिर आपकी जो नेचुरल रिवार्ड सर्किट जो है, या नेचुरल आपके जो प्लेजर के काम हैं, उनको वो कहीं भी नहीं आने देता, और वो पूरी तरह आपको अपना गुलाम बना लेता है। फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। जैसे ही आप छोड़ते हो आपको तकलीफ़ होगी, शरीर में तकलीफ़ होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होएगा, भूख खत्म हो जाएगी, और फिर इंसान मजबूर हो जाता है। सो दोस्तों, साथियों और सभी शिक्षकगणों, अगर आप में से कोई है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये जिम्मेदारी लें, लोगों को अवेयर करें, सचेत करें इनसे क्या क्या नुकसान हो रहा है। मैंने जो बताया वही पर्याप्त नहीं है, आप गूगल पे, बुक्स पे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान है, इनको छुड़ाने के क्या क्या तरीके हैं, इनको नशे से बचाने के क्या क्या तरीके हैं। जितना कोरोना ने मारा है उससे हज़ारों गुना ये अभी और मारेगा। टोबैको डेफिनेटली हज़ारों गुना ज़्यादा मारेगा। जितना कोरोना के लिए आप लोगों ने जागरूकता फैलाई है, उसकी 5% जागरूकता तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए भी फैलाई है। जैसे कोरोना से मरने वालों का आपने बचाया है, तंबाकू से मरने वालों को बचाने की जिम्मेदारी भी आप लीजिए। हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। अकेले से कुछ नहीं हो सकता, हम सभी को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर कोई एडिक्ट हो भी जाता है तो आप किसी भी योग साइकोलॉजिस्ट से, साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आज हमारे देश में लगभग 5000 साइकाट्रिस्ट हो चुके हैं। मिलिए, कंसल्ट कीजिए, जाइए, बताइए, समस्या है तो समाधान भी है। जब कोरोना जैसी बीमारी का इलाज हो गया तो तंबाकू कौन सी चीज़ है, ये कौन सी बड़ी बला है। इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, इसका भी इलाज किया जा सकता है, इसकी भी रोकथाम की जा सकती है। सो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। आशा है आप सभी लोग भी इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत प्रयास अवश्य करेंगे। नमस्कार।